ओके सर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे। आज अपन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स की जो जनवरी 26 की आरटीपी आई है उसके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी एमसीक्यू आरटीपी में दिए गए बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं जिनको कि आज अपन क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एमसीक्यू को कैसे पढ़ना है तो मैंने हमेशा क्लास के अंदर बताया है कि आप केस स्टडी को पढ़ने से पहले ये देखो कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या चीजों की रिक्वायर्ड कर रहा है। तो जो जो रिक्वायर्ड कर रहा है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपन यहां पर केस स्टडी में देखते हैं कि क्या क्या एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है। तो जो पूछना चाह रहा है तो अपना जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो फोकस उसी पे अच्छे से आ जाएगा कि ये चीज अपन को सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है। तो पहला आ रहा है, देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑन द केस सिनेरियो गिव द अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपको बताना है कि सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है और इसमें 1 to 6 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। कंपनी कैन टेक द आईटीसी ऑफ प्रोडक्ट डी, ओके, प्रोड्यूस बाय इट मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को मैंने बताया था कितनी आईटीसी मिल जाती है। यहां पर जो आपके टैक्स इनवॉइसेस का यहां पर 0.1% तक की वो आईटीसी ले सकता है। तो 0.1% ऑफ टैक्स इनवॉइस है ना, वहां तक की वो आईटीसी ले सकता है फॉर मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए आईटीसी की बात कर रहे हैं। इफ कंपनी डज नॉट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डी, प्रोक्योर बाय इट एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर टिल it cannot avail the benefit of the concessional rate under the notation this one। तो मैंने आपको बताया था 90 डेज जो टैक्स इन्वेस्टिगेशन का है, तो 90 डेज का टाइमिंग होता है। तो 90 डेज तक की बात अपन करेंगे इसमें, तो वो आपको इसमें देखना रहेगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको देखना है स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। ओके, विथ रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डी, तो पहले अपन देखेंगे प्रोडक्ट डी कौन सा है। प्रोक्यूर बाय द कंपनी एज मर्चेंट, ए मर्चेंट एक्सपोर्टर। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। जो मैंने आपको बताया था जीरो रेटेड सप्लाई अंडर सेक्शन 16(1) ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर दी गई है। तो वहां से आपकी जीरो रेटेड सप्लाई जो कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में काउंट होती है, जो कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस में काउंट होती है, या सप्लाई कंज्यूम इन सेज या यूनिट डेवलपर आपकी जाती है। उसकी बात कर रही है असेबल वैल्यू ऑफ मर्चेंट मशीनरी क्लियर फॉर होम कंजप्शन। होम कंजप्शन के लिए जब बिल ऑफ एंट्री फाइल की गई है वो आपको कंसीडर करनी है। तो मैंने कहा कि बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं अपन, उसके साथ वर्किंग करते हैं, यानी ये भी पॉइंट आपके किसने अच्छा जोड़ दिया कस्टम का। एंड देन लास्ट 6 पॉइंट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई मेड बाय द कंपनी इन जनवरी। अपन कौन से मंथ की, मैंने कहा कि जीएसटी में सबसे पहली चीज है कौन से मंथ की कैलकुलेशन करें, कौन से मंथ की कैलकुलेशन करें, जनवरी में, फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्सल आप करना चाह रहे हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो कैसे करेंगे। तो ये चीज अब आपके माइंड में आ गई। 6 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो मैं एक एक को यहां पर आपके डिस्कस करते हुए चलता हूं। अब पहले अपन आते हैं कि केस सिनेरियो में क्या दे रखा है, कैसे अपन को स्टडी करना है। बीसीएम लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड कहां है, यूपी में, उत्तर प्रदेश। रजिस्टर्ड कहां है, यूपी में, यूपी में, ठीक है। इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, बना रहा है ए बी सी, 3 प्रोडक्ट बना रहा है। ए इज एग्जम्प्ट, ओके, लेकिन एग्जाम कहां पर, जीएसटी में, अंडर जीएसटी। आइडेंटिफाई करो एग्जाम कहां है, जीएसटी में है, ठीक है। ए इज एग्जाम
under GST, while product B and C are taxable under GST. B and C दोनों क्या है? Taxable under GST. Okay. Company is engaged in making cross-border supply of taxable product D. Product D भी है जो क्रॉस बॉर्डर जा रहा है, जो कि टैक्सेबल है, और जिसका क्रॉस बॉर्डर है. ओके. Procured domestically from local manufacturer. Further, it is engaged in supply of consultancy service. Following information is provide the company for the month of January. तो अपन कैलकुलेशन जनवरी मंथ की करेंगे सारी की सारी. देखो ये आपके यहां पर आइटम दिए गए हैं. कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए एग्जम्प्टेड था, लेकिन एक्सपोर्ट कर दिया उसकी 1000 यूनिट. एक्सपोर्ट 1000 यूनिट सेम वर्थ ₹8 लाख टू जर्मनी. इट्स मींस जीरो रेटेड सप्लाई. जीरो रेटेड सप्लाई कितने की होगी? 8 लाख की है, क्योंकि एक्सपोर्ट किया है, जीएसटी में एग्जम्प्ट है, एक्सपोर्ट है, जीरो रेटेड सप्लाई. ओके. कंपनी सप्लाई प्रोडक्ट थी वैल्यू ₹35 लाख टू धृति लिमिटेड नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट थी वर्थ ₹10 लाख सप्लाइड सेज सप्लाई टू से यूनिट ऑफ धृति लिमिटेड इन नोएडा. तो यानी अगेन जीरो रेटेड सप्लाई. मैंने आपको कहा था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, सप्लाई कंज्यूम इन सेज यूनिट, तो ये भी आपके जीरो रेटेड हो गई. अब इस केस में यहां पर वैल्यू क्या लेके चलेंगे? इसकी वैल्यू लेके चलेंगे 10 लाख. ओके, करेक्ट. कंपनी इंपोर्ट कर रही है स्पेशलाइज्ड हैवी टेक्सटाइल मशीन फ्रॉम चाइना. 2nd January with CIF value 55 lakhs, FOB value 53 lakhs. Okay. It sold the said machinery 62 lakhs in high C. उससे कोई नहीं मतलब ही. हाई सी ट्रांजिशन हमारे नेगेटिव लिस्ट में. सोल्ड हाई सी नेगेटिव लिस्ट. क्या आ गया बेटा? नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3. क्लियर है? हाई सी ट्रांजेक्शन सर्विस लिमिटेड while clearing of the goods for the home consumption filed bill of entry 63 lakhs. ओके, बिल ऑफ एंट्री कितने से फाइल करिए? होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है ₹63 लाख. तो यही वैल्यू हो गई इसकी असेसेबल वैल्यू. After clearing the machine from home consumption Swadhi Corporation Limited, the machinery is Gargi Industries for ₹70 lakhs. कोई नहीं. कंपनी परचेज प्रोडक्ट जेड कितने का परचेज किया? 10 लाख. फॉर प्रेस कॉर्पोरेशन जापान ऑन 5th January and directly routed product जेड for the supply to the Gins Corporation China 12 lakhs. इसमें आप क्या रहा है? ओके. Company purchased product D as a merchant exporter for ₹7 lakh. While the tax invoice dated 1st January from Shravan Limited, a manufacturer registered in Maharashtra. Product D removed on 2nd of January from the prism of Shravan Limited, supplied directly to the registered warehouse. Shravan Limited has procured the input X and input Y worth ₹1,60,000. इसमें टैक्सेबल CGST 9% और IGST 18%. Manufacturing product D. Product D was exported by the company to Gate INC USA. तो FOB value of product D export is 8,40,000. तो देखो मैंने आपको यहां पर बताया था, आंसर आपका मिल गया. ये रहा 1% टैक्स इनवॉइस का. ये रहा कि कंपनी कैन टेक ITC ऑन प्रोडक्ट D procured by it as a merchant exporter.
तो ये रहा आंसर इज दिस वन। द कंपनी परचेज प्रोडक्ट डी एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर। कंपनी परचेज प्रोडक्ट डी एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर कितना आ गया 7 लाख और उसका 0.1% मैं देखूं तो ₹700। आंसर इज दिस वन 700 आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा आपका आंसर इससे मैच हो जाएगा, तो यही आंसर आना चाहिए। तो अपन बात करें 7 लाख का 0.1% 700 करेक्ट। आंसर इज दिस वन IGST 700 तो 0.1% ₹7 लाख आ गया स्टूडेंट। इसी तरह से अपन यहां पर बात कर रहे हैं आगे। इसने कहा वाई डिड टैक्स इनवॉइस 1 जनवरी फ्रॉम श्रवण लिमिटेड ए मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र प्रोडक्ट डी वाज रिमूव। तो बात 90 डेज मैं बात करता हूं 1 जनवरी से प्लस 90 डेज देखो तो आपके जनवरी फरवरी के 28 दिन मार्च के 31 डेज, तो ये ऐड करते क्या आता हूं तो 1 अप्रैल आती है। तो बिफोर 1 अप्रैल इस पे वर्किंग करेंगे अपन। तो अगली डेट यही आ गई यहां पर। सेकंड का आंसर भी निकल गया 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर करेक्ट है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस से 90 डेज इस केस में आपको लेना है। तो ऐसे केस में यहां पर आपको बताएगा। तो 1 जनवरी से अपन बात करते हैं प्लस 90 डेज फ्रॉम टैक्स इनवॉइस, तो ये अपन जोड़ेंगे तो 1 अप्रैल। 2 के आंसर अपने होंगे ओके। अगला कंपनी सप्लाइड कंसल्टेंसी सप्लाइड कंसल्टेंसी सर्विस इज सब्सिडरी कंपनी XYZ INC फॉर्म में लोकेटेड इन रजिस्टर्ड इन फ्लोरिडा USA। फ्लोरिडा कहां है? USA में एक्सपोर्ट सर्विस एंड इस ब्रांच ऑफिस लोकेटेड इन सैन आप कह रहे हैं यूएस में 12 lakhs USA ₹4 12 lakhs। ये आ गई 24 lakhs वैल्यू ऑफ सप्लाई इन बोथ केस इन डिटरमाइंड एज पर द रूल 28। तो अपन इस केस में बात कर रहे हैं तो यहां पर उसको यूएस की वैल्यू आप कह रही है, तो इस केस के अंदर ये कह रहा है ब्रांच ऑफिस लोकेटेड इन सैन डियो USA ₹12 lakh and 24 value of supply of both case determined as per the recipe. Company supplied concerning service to its subsidiary company, this one, located in registered in Florida and its branch office. तो वो सप्लाई नहीं बनेगी, वो वहीं की वहीं है, तो ये 12 ही बनेगी। 0 रेट सप्लाई होगी ये भी। जीरो रेटेड अब a company sold to furniture company sold further derivative contract at NSE National Stock Exchange which was due in the month of January 20 lakhs said contract has to be delivery option। तो ये इस केस में आपके बता रहा है तो दिस द कॉल ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, दिस द कॉल ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था कि देखो इसमें जीरो रेट सप्लाई क्या होगी, तो अपन यहां जीरो रेटेड की बात करें। जीरो रेटेड सप्लाई आपके 8 लाख 10 लाख ये इनपुट है, ये परचेज था, तो कंपनी सप्लाइड एक तो 12 लाख ही कर रही है। ये इसका परचेज हो गया, कंपनी परचेज ये हो गया। और इसको इसने एक्सपोर्ट कर दिया एफओवी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए एफओवी वैल्यू कितने थे? एफओवी वैल्यू एक्सपोर्ट डी एक्सपोर्ट ₹840 आ गया। तो मैं यहां जीरो रेटेड की बात कर रहा हूं
अगेन एक्सपोर्टर का 0 रेटेड। तो कितना हो गया, मैं लगा लूं टोटल 8 लाख, 10 लाख आ गया इसमें, 18 लाख, फिर 840 और ये 12 लाख, 38 लाख 40,000 ये आना चाहिए। ये वैल्यू तो होम कंजप्शन वाली है बेटा, इंपोर्ट वाली है, तो इसको कंसेप्ट में मत लेना, जिसका तो होम कंजप्शन वाली है, इंपोर्ट की है, तो अपन तो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये आंसर इज द दिस वन। और 38,40,000 करेक्ट है। वैल्यू ऑफ होम कंजप्शन ये आपके सामने निकाल ही रखा है, होम कंजप्शन बिल ऑफ एंट्री फाइल की है। और सबल वाले खुद बता रहा है 63 लाख। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, आप कुछ करना ही नहीं है। तो 5 हो गए, उसके बाद 6 और देखो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई मेड बाय द कंपनी इन जनवरी फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, तो अपन देखते हैं दिस वन। कंपनी सोल्ड ए फॉर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एनएससी, जिसके पर बात करें तो ये एक तो ये है, ये तो थाई टैक्सेबल इसमें है नहीं, तो आपके 20 लाख सी है एग्जम्प्टेड, तो उसका 1% निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 20,000। तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना होगा। तो आंसर इसका दिस वन। ठीक है, अब इसमें यहां पर एक 3 और रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डी प्रोक्यूर बाय द कंपनी एज मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो अपन देखो यहां पर देखते हैं, डी ये था टैक्सेबल क्रॉस बॉर्डर, डी के अंदर ये कह रहा है, यहां पर पहले तो इसमें बात करें, द कंपनी सप्लाइड सी है, ये तो वैल्यू 35 लाख टू रिटी लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश, जिसपे 35 लाख में से 10 लाख तो एक्सपोर्ट हो गया आपका। तो डीटी डबल ए में कितना गया, 25 लाख। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। कंपनी इंपोर्ट ही हो गया, कंपनी प्रोक्यूर दिस वन, डी हो गया। ठीक है, तो आपको अपने आंसर देखते हैं। देखो थर्ड का आंसर, श्रवण लिमिटेड कैन क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डी अंडर जीएसटी लॉ और कंपनी इज परमिटेड टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डी ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। नो, पेमेंट गलत। श्रवण लिमिटेड कैन क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डी करेक्ट है। अंडर जीएसटी लॉ द कंपनी इज परमिटेड टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डी ओनली अंडर एलयूटी बॉन्ड। एलयूटी बॉन्ड में मैंने कहा एलयूटी बॉन्ड कर दियो 0 रेट सप्लाई, फिर उस पर टैक्स नहीं लगता, फिर तो टैक्स लगेगा नॉट ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी। यही करेक्ट है, बी। आंसर इज बी। तो फिर आंसर आपका हो जाएगा बी। साउंड कैन नॉट क्लेम, नो, क्लेम कर सकता है आईटीसी, गलत है। सवाल लिमिट कैन नॉट क्लेम, ये वैसे भी नहीं होगा। आईटीसी तो ले सकता है और इस तरह से आपका आईटीसी ले सकता है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट केस सिनेरियो अच्छे से आपके हो गया होगा। अब आते हैं अपन सेकंड केस सिनेरियो पे, है ना स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया, ये कैसे विजन वेव प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल टेक्सटाइल प्रोडक्ट। इट हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इन कानपुर और आगरा। ये तो उत्तर प्रदेश में है, बोथ आर उत्तर प्रदेश। ठीक है,
ये सप्लाई नहीं बनेगा। ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पंजाब, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पंजाब में है, रिटेल शोरूम लखनऊ, ठीक है, ये यदि ट्रांसफर होगा स्टॉक का तो बनेगा। उत्तर प्रदेश, अनादर रिटेल शोरूम इन दिल्ली, द कंपनी हैज द पॉलिसी ऑफ द ऑब्टेनिंग सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस located in state. Company has provided the following detail with regard for the month of January. जनवरी मंथ के लिए बता रहे हैं, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट यहां पे आना, देखो अपन बात करते हैं रिटेल शोरूम लखनऊ, ओके, फिर कानपुर और आगरा। लेकिन अब इनको पढ़ने से पहले फिर मैंने आपको बताया था, आप पहले किस पे फोकस करो स्टूडेंट? पहले फोकस करेंगे हम यहां पर अपने मेन बेस पे, जो कि आपके यहां पर दिखाई देगा कि आपका एग्जामिनर क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। तो देखो पहले अपन बात करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करता है हमेशा, तो वही चीज बोलेगा पहला तो पॉइंट आंसर। 7 to 11 आंसर की बात कर रहा है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनवार्ड सप्लाई विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जो कि जीएसटी में एग्जम्प्ट होगी, जो कि जीएसटी में क्या होगी? एग्जम्प्ट। रिसीव बाय कानपुर और आगरा यूनिट, रिटेल शोरूम एट लखनऊ, रिटेल शोरूम एट लखनऊ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अंडर द कानपुर एंड आगरा फॉल अंडर द शेड्यूल 3? ओके, नेगेटिव लिस्ट, फॉल अंडर द शेड्यूल 3, नेगेटिव लिस्ट की बात कर रहे हैं यहां पर। नेगेटिव लिस्ट आप पढ़ते ही समझ में जाओगे। इसके बाद वैल्यू ऑफ इनवार्ड सप्लाई रिसीव बाय आगरा कानपुर यूनिट एंड रिटेल शोरूम एट लखनऊ ऑफ विजन वेव प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। कौन से मंथ की? जनवरी। जीएसटी इज पेबल अंडर द आरसीएम, जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम की बात कर रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई, ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं किसके लिए? जीटीए के लिए। जीटीए प्रोवाइड बाय द फीट वेव कार्गो इस, ओके, एंड द 11 द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओके, made Kanpur unit to Agra and पंजाब यूनिट टू रिटेल शोरूम दिल्ली, यही बनेगा, वो तो बनेगा ही नहीं ना। तो ये आपको देखना है। तो 11 आपके तक हैं इसमें, तो हमें इनको एक एक को अच्छे से आपको देखते हुए चलना है। तो अपन स्टूडेंट यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन पे अब आते हैं। यहां तक तो अपन लिख लिया, रिटेल शोरूम है लखनऊ, कानपुर, आगरा। सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सेल्स से तो हमारे को पूछा ही नहीं कुछ नहीं। परचेज ऑफ टैक्सेबल रॉ मटेरियल, परचेज, हाँ रॉ मटेरियल के बारे में लिखिए, ठीक है। पेमेंट मेड सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस, आपको सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस यदि कंपनी दे रही है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो आपको देखना है कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, तो उससे आपको पता चलेगा सिक्योरिटी सर्विस का हमें क्या करना है, हमें क्या करना होगा। तो देने वाला यदि कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज, लेने वाला अदर है तो फिर आरसीएम में लग सकता है, ये अपन देखेंगे अभी इसमें। फ्रेट पेड टू फिट वेव कार्गो अंडर अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए। फ्रेट पेड किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम तो लगना ही लगना है, आरसीएम में जाएगा ये, वो अभी अपन देखेंगे। फ्रेट पेड टू हॉर्स कार्ट पुलर, घोड़ा गाड़ी फॉर इंट्रास्टेट सप्लाई, एग्जाम्ड, एग्जाम्ड। आपके हॉर्स घोड़ा वाली गाड़ी एग्जाम्ड होती है, पढ़ाया था ना। लोडिंग अनलोडिंग चार्ज पेड टू लेबर्स, तो ये आपके साथ है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होता है। पेमेंट टू स्विफ्ट राइड सर्विस, स्विफ्ट राइड सर्विस किया है प्राइवेट टूवर्ड रेंटल फॉर 4 इनोवा कार, एयर कंडीशनर है, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। हायर फॉर द सीनियर ऑफिसर टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो ये आपको देखना है, तो इसको भी अपन देखेंगे। फिर इसके बाद अपने आता है रेंट पेड टू लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आरसीएम,
बेटा आरसीएम, रेंट पेड किया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेंटल शोरूम के लिए आरसीएम लगेगा, आरसीएम। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट विद ए नेशनलाइज्ड बैंक, रिसीव किया ये अपने जीएसटी के दायरे में नहीं आने वाले, वो सामने वाला दे रहा है उसके लिए एग्जाम कुछ नहीं करना। फी पेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो ये अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट सप्लाई, फुली एग्जम्प्ट सप्लाई। तो 15-15, 30 जो भी हो गई 30,000 एग्जम्प्ट सप्लाई हो गई। सेल्स ऑफ सिक्योरिटी वेयर परचेज फॉर रुपीज, तो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, ये तो आपके जीएसटी के दायरे में ही नहीं है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज है ना, गुड्स भी नहीं है, सर्विस में। सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड नेगेटिव लिस्ट, शेड्यूल 3, सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन द ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, stamp duty, this is the negative list, schedule 3. Sales of old factory building which not use any more, stamp duty, schedule 3. 96, schedule 3 factory, this one. तो अब अपन यहां पर बात करते हैं किस तरह से वर्किंग करेंगे स्टूडेंट। देखो, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन is provided by the company in Kanpur unit, payment for security service, कानपुर यूनिट है, पहले अपन बात करते हैं कानपुर यूनिट, पेमेंट करे सिक्योरिटी सर्विस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज मेड द गार्डियन सील्ड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड यानी कंपनी को कर रही है बेटा, कंपनी को कर रही है ना, कानपुर यूनिट फॉरवर्ड चार्ज। देखो कानपुर यूनिट ये थी, सिक्योरिटी सर्विस का पेमेंट करी थी कंपनी को, कंपनी है तो एफसीएम, तो वही चार्ज करेगी, ठीक है, क्लैरिटी आ गई। एक कंपनी नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी हो या नहीं हो, फॉरवर्ड चार्ज देगा। आगरा यूनिट पेमेंट फॉर द सिक्योरिटी सर्विस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज बीन मेड द पीस कीपर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, ए पार्टनरशिप फॉर्म है, आरसीएम लेने वाला देगा, दिस मैटर इज कॉल्ड आरसीएम, फॉर्म है तो आरसीएम, देने वाला कंपनी तो फिर तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा ना, आपको बताया था मैंने, ठीक है। फीट वेव कार्गो हैज इश्यूड द इनवॉइस फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑन January 5th, ओके, एंड कानपुर यूनिट एंड आगरा यूनिट, व्हाई कानपुर यूनिट मेड द पेमेंट January 27 को पेमेंट कर दिया। तो आपको मैंने बताया था ना कि आपके उसने इनवॉइस इशू किया, अब कानपुर यूनिट तो यहां पर बता रहे हैं, आगरा यूनिट मेड द पेमेंट 28th of March, ठीक है, टैक्स इनवॉइस आर इश्यू बाय द कानपुर यूनिट, खुद इश्यू कर रही है, एंड आगरा यूनिट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑन February 1 एंड January 29 रेस्पेक्टिवली। तो आपके मैंने कहा कि यदि प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में आरसीएम हमें कैलकुलेट करने के लिए प्रोविजन देता है, मैं लिखवा देता हूं। देखो मैं इसमें बताता हूं, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर आरसीएम, इनवॉइस इशू बाय रिसिपिएंट
इनवॉइस कौन इशू कर रहा है? रेसिपिएंट। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस खुद इशू कर रहा है, तो इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, उसने कब उसको पेमेंट किया, विच आर इज अर्लियर। तो मैं इससे पहले लूं कानपुर, तो यहां इसे टैक्स इनवॉइस टू कानपुर यूनिट एंड आगरा यूनिट गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसने फरवरी 1 में किया, 1 फेब को इशू किया। और आगरा ने कभी इनिशिएट किया? आगरा जनवरी 29 जनवरी। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं यहां पर इनवॉइस की डेट हो गई और पेमेंट कब किया? वाइल कानपुर यूनिट मेड द पेमेंट 27th ऑफ जनवरी, 27 जनवरी। तो विच एवर इज अर्लियर, है और इसमें 29 आ गया, तो इसमें यहां पेमेंट कब किया? 28 मार्च। विच एवर इज अर्लियर, 29 जनवरी, रेड से लिख देता हूं ना, रेड लिख देना, और इसका आंसर हो जाएगा 29 जनवरी, इसमें 27। तो ये आपका जाएगा। एक आंसर और मिल गया आपको, देखो दिस वन, एक आंसर और रेडी हो गया आपके दिस वन। ठीक है, तो 27 जनवरी इसने पूछ रहा था, ये रहा। आगरा यूनिट 29, कानपुर यूनिट 27, यही था शायद, सी है। एक देखिए, कानपुर 27 तारीख है, कानपुर 27, राइट, कानपुर है 27 और आगरा यूनिट 29, आगरा है, आगरा 29 जनवरी। यस, सी आंसर। तो स्टूडेंट ऐसे आपको चलते हैं, वो चलना है, इससे कोई इश्यू नहीं है, आपको भी सारी चीजें मैंने करा रखी है। क्लियर? ऐसे ही अपन देखो यहां पर इसमें देखते हैं, ओके ये हो गया, चलो और अभी अपन देख लेते, पढ़ लेते हैं, अभी तो और क्वेश्चन बाकी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टॉक वैल्यू 7,30,000 वाज ट्रांसफर कानपुर टू आगरा यूनिट। यूपी का यूपी में है, यूपी में ही है, नो सप्लाई, नो सप्लाई, नॉट ए सप्लाई, दोनों सेम स्टेट है। जनवरी फर्दर स्टॉक वैल्यू 680 was also transferred Punjab unit to this one supply. This is a supply, now supply पंजाब से दिल्ली गया, दिल्ली सप्लाई। शेड्यूल 1 सप्लाई was billed दिल्ली रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए की वैल्यू सप्लाई है। ओके, all the amount mentioned in the case scenario are exclusive of tax were applicable. Agra manufacturing unit and retail showroom located in Delhi are eligible for full ITC. यदि full ITC लेते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनवॉइस इशू हो रहा है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। ITC तो जितने पे इनवॉइस इशू कर दिया वही वैल्यू ले लो, जितने पे इनवॉइस इशू कर दिया वही ले लेना। फुल ITC मिलती है ना, जितने पे इनवॉइस इशू वही मिलेंगे। देखो पहला अपन बात करें एक एक चीज, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनवार्ड सप्लाई विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम GST रिसीव्ड बाय कानपुर आगरा यूनिट
एंड रिटेल शोरूम। तो एग्जाम सप्लाई पे मैं बात करूं तो एग्जाम सप्लाई 5,000 लिखी थी एग्जाम, ओके। फिर 15,000 और 15,000 टोटल हो गई कितना, 30 और 5 35, ओके। यही है आंसर, हो गया। एग्जाम सप्लाई मेरे हिसाब से आनी चाहिए 5,000 प्लस 15,000 फिर 15,000, आंसर इज 35,000। तो आप चेक करो आंसर क्या है, 35 डी आना चाहिए, मेरे हिसाब से डी है आंसर, ओके। फिर मैं यहां पर बात करता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल 3, यानी अपने नेगेटिव लिस्ट को शेड्यूल 3 बोलते हैं। मैंने लिखा था 2 ट्रांजिशन शेड्यूल 3 में थे, दिस वन सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेल्स ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग, यही है और तो कोई है ही नहीं। सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यस करेक्ट है, प्लांट करेक्ट है। सेल्स ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग करेक्ट है। सेल्स ऑफ सिक्योरिटी नॉट, नेगेटिवली। इंटरेस्ट रिसीव फिक्स्ड डिपॉजिट नॉट। तो फर्स्ट और सेकंड आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इज ए, आंसर इज ए। अगला लो, द वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई रिसीव बाय आगरा कानपुर यूनिट एंड रिटेल शोरूम एट लखनऊ विजन वेव प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ऑन जीएसटी इज पेबल अंडर द आरसीएम में जीएसटी पे करना है, आरसीएम में। तो आरसीएम में जीएसटी पे करना है, तो मैंने आपको बताया था कितना कितना अपना आरसीएम में जीएसटी पे करेंगे, तो ये लिखा था, देखो ये आरसीएम में जीएसटी पे करेगा 35,000 पे कानपुर, ये करेगा 320 पे, यानी आरसी में अपन बात कर लें रिटेल शोरूम लखनऊ 320 पे करेगा। फिर ये आ गया आरसीएम में कानपुर केवल 35,000 पे, ये आरसीएम, तो ये हो गया 1.5 लाख। आगरा 110 प्लस 40, 1.5 लाख, तो ये आरसीएम में आ गया। तो ये आंसर होना चाहिए 320 35 1.5 लाख। आगरा यूनिट आपके 35 320 रिटेल शोरूम ओके, इसने लिख दिया। तो अपन बात करें आंसर इज द डी, आगरा यूनिट कानपुर यूनिट रिटेल शोरूम 320, 110 प्लस 40, ओके करेक्ट है। इसके आगे लेते हैं, ये तो अपन ने निकाल ही लिया 10th टाइम ऑफ सप्लाई। अगला, द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड फ्रॉम कानपुर टू आगरा नहीं बनेगी, सेम स्टेट में यूपी में है, नॉट सप्लाई फ्रॉम दिस वन, तो वो बनेगी यस। तो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई कानपुर टू आगरा नहीं बनेगी, गलत है, नहीं लेनी। वैल्यू ऑफ सप्लाई कानपुर टू आगरा नील, यस करेक्ट है, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई पंजाब नहीं, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि वो तो बनेगी ना 5 लाख रुपए, इसलिए अपन आता है। स्टॉक ट्रांसफर कानपुर टू आगरा यूनिट नॉट ए सप्लाई, करेक्ट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय स्टॉक ट्रांसफर पंजाब टू दिल्ली यूनिट, यस ये बनेगा, यही आंसर है सी। और ये कानपुर टू आगरा नहीं, ये हो गया। तो आंसर इज द सी, आंसर इज द सी। अब लास्ट अपन आते हैं क्वेश्चंस पे, जिसके अंदर अपन देखते हैं राजेश एंड इंपोर्टर, ओके इंपोर्टर क्लियर ए शिपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आफ्टर क्लियरेंस he realized that the duty paid was less than the actual due amount because a clerical error, okay clerical error है, लेकिन in entry filed in the entry filed करते हुए clerical error, okay less duty paid, he wishes to revise the entry, he wishes to revise the entry to correct this.
However, the recently custom department initiated the audit. ओहो ऑडिट इनिशिएट कर दी, इन्फॉर्म टू राजेश अबाउट इट। फिर आप कर सकते हो क्या? ना, फिर तो कुछ नहीं, डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, फिर तो पॉसिबल नहीं है। तो इनिशिएटेड एन ऑडिट एंड इन्फॉर्म टू राजेश कर दिया, तो अब वो रिवाइज नहीं करता। राजेश विश टू वॉलंटरी रिवाइज द एंट्री टेल इन दिस स्टेज, नो नहीं करता। तो यस नहीं, राजेश ये तो गलत है, यस ये भी गलत है। No, as revised entry is not allowed once an audit or search action has been initiated and the importer has to intimated. Yes, C होना चाहिए आंसर। और ये भी है no, राजेश must wait for the audit finish. No, ये तो बिल्कुल ही नहीं इसका। तो आंसर इज C कि आपके no, revised entry is not allowed once an audit or search action has been initiated and importer has बीन इनिशिएटेड। तो ये आपके स्टूडेंट, मैंने जनवरी 26 की आपके आरटीपी थी जिसके सारे क्वेश्चन आप करा दिए, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जिनको पेपर ने डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।